नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद पीएस के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में जहां मैंने आपको बताया था कि मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाने वाला हूं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल की यानी जियोग्राफी की। किसी भी स्थान विशेष का भूगोल पढ़ने से पहले जो टर्म्स होती है, जो शर्तें होती है, उनकी चर्चाएं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के सामान्य परिचय की। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि किसी स्थान विशेष का, किसी भू आकृति का, किसी भूखंड का यदि सामान्य परिचय पढ़ा जाता है, किसी राज्य विशेष का, किसी देश विशेष का, तो उसके नामकरण से संबंधित, उसके सामान्य परिचय से संबंधित जो चीजें आती है उन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है नामकरण। हमारे घर में भी छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम किसी भी क्षेत्र को अगर यदि पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका भी नामकरण करना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्थिति विस्तार की लेकर आगे बात करेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल को लेकर, सीमाओं को लेकर और प्रशासनिक दृष्टिकोण को लेकर। चलिए दोस्तों, अपना जो पहला टॉपिक है नामकरण, उसी से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नामकरण। आज जो आप एक प्रकार का, विशेष प्रकार का भूखंड देखते हो जिसे आप अपना राजस्थान कहते हो, क्या ये राजस्थान, आज जो राजस्थान दिखाई दे रहा है, क्या इसका नाम सीधा राजस्थान हो गया होगा? नहीं दोस्तों, हम अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे प्राचीन काल जो हम मानते हैं वो वैदिक काल को मानते हैं। उस समय में इस स्थान विशेष को क्या कहा जाता था, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और कई बार पूछ भी लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था। तो अपन नामकरण की बात कर रहे हैं और नामकरण के संदर्भ में ही आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं कि वैदिक काल में या वेद काल में राजस्थान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आ जाए, ऋग्वेद में या वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहते थे, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मव्रत। क्या याद रखिएगा? ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद में या वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको भूगोल, राजस्थान पुलिस और हाईकोर्ट से संबंधित पढ़ाने वाला हूँ। जो मेरी पिछली वीडियो थी, मैंने उसमें हाईकोर्ट का पूरा इंट्रोडक्शन करवाया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बाद भगवान श्री राम वाला काल, जिसको रामायण काल कहा जाता है। रामायण एक ग्रंथ है। रामायण ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप सब भली भांति जानते हैं, श्री महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। तो एक बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ लिया उन्होंने कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहकर पुकारा। तो दोस्तों, अगर एग्जामिनर अपने से महर्षि वाल्मीकि या रामायण दोनों के बारे में पूछता है, तब भी हमें एक ही नाम याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि कहो या रामायण काल कहो, उस समय हमारे राजस्थान को मरुकांतार कहा जाता था। मरुकांतार कहा जाता था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, नामकरण के क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करते हैं अपन। दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है, इसको मरु, मरुवार, मरु प्रदेश, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, राजपुताना, कई नामों से पुकारा गया है। इसके अलावा दो ग्रंथ आते हैं। राजस्थान के दो कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं। उन कवियों से संबंधित दो ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथों में भी राजस्थान नाम का वर्णन मिला है। परंतु वहां उन्होंने ये विशेष विवरण नहीं दिया कि वो स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी क्षेत्र विशेष का नाम है। ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, वर्णित नहीं किया। उन दो महान कवियों की बात कर लेते हैं। उन्होंने राजस्थान को क्या क्या कहा और कहाँ कौन कौन से ग्रंथ में क्या कहा। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं मूणोत नेणसी री खयात। मूणोत नेणसी री खयात में, मूणोत नेणसी री खयात, अभी जैसे अपन बात करते हैं कि थारी खयात या मारी खयात, तो उसमें इन्होंने नाम पहले लिख दिया कि मूणोत नेणसी री खयात। वणा की ख्यात है, जो वणा को नाम लिख लिया आगे, तो इनमें कंफ्यूज होगी कहीं जरूरत को नहीं कि रचयिता कोई होगा। मूणोत नेणसी री ख्यात है तो मूणोत नेणसी जी का रचयिता होगा।
तो इसके रचयिता है मोनोतनेन्सी, और मोनोतनेन्सी की ख्यात में एक शब्द का वर्णन मिला है और उस शब्द का नाम है मेरे दोस्तों राजस्थान। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वहां उन्होंने वर्णित नहीं किया कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, सिर्फ राजस्थान शब्द मिलता है। इसके अलावा एक और ग्रंथ मिलता है राजरूपक, जिसे हम कहते हैं राजरूपक। राजरूपक के रचयिता जो है मेरे दोस्तों, राजरूपक के रचयिता है वीरभाण। ये साहित्य से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा हुआ है कला संस्कृति में कि राजरूपक के रचयिता कौन है, तो वीरभाण। और एक सामान्य सी जानकारी दे देता हूं आपको। वीरबाण किसके कवि दरबारी कवि थे? मारवाड़ के या जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने भी राजस्थान शब्द का इस ग्रंथ में प्रयोग किया। ग्रंथ का नाम कौन सा है? ग्रंथ का नाम है राजरूपक, याद रहेगा ना, ये है ग्रंथ का नाम। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया राजस्थान को मरुवार मरु प्रदेश कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? मरुस्थल की उपस्थिति के कारण। इसके अलावा एक और नाम मिलता है राजस्थान का, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाने की संभावना बनती है उससे। वो नाम है मेरे दोस्तों राजपुताना। सीधी सी बात है, राजपूत राजाओं का शासन रहा इसलिए इसको राजपुताना कहा। पर राजपुताना कहा किसने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राजपुताना, राजस्थान को राजपुताना नाम दिया किसने, कब दिया, लिखित वर्णन कहाँ मिलता है, उसकी चर्चा करनी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में भी आता है। राजपुताना जो नाम दिया है राजस्थान को, वो दिया है जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। दोस्तों राजपुताना जो राजस्थान को नाम दिया वो किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस कौन था? आपके लिए मौखिक वर्णन कर देता हूं मैं। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के जो मराठा शासक थे जिनका नाम दौलत राव सिंधिया था, उनका अंग्रेजी कमांडर था, उनकी सेना का सेनापति था। उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस में अन्य 1800 ईस्वी में इस शब्द का मौखिक प्रयोग किया। अब बड़ी मौखिक की तो न तो था हुनियो न मैं हुनियो, तो हुनियो कनी इको प्रमाण कटे। तो इनका एक दोस्त आया, इनका रिटायरमेंट हो जाता है, इनका एक दोस्त आता है विलियम फ्रैंकलिन, जो इनकी जगह लेने लगता है। तो दो रात को बैठ के दोनों साथ में पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, तो बात करते हैं और विलियम फ्रैंकलिन को ये कहते हैं कि मैंने इस क्षेत्र को राजपुताना कहा। तो विलियम फ्रैंकलिन 1805 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं और किताब का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक लिखते हैं और 1805 में लिखते हैं। और इस पुस्तक के अंदर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग है राजपुताना। तो दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग किस पुस्तक में हुआ, तो पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। कब हुआ? 1805 ईस्वी में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान। ये शब्द किसने प्रयोग किए, किसने प्रयोग किए, क्यों प्रयोग किए, इसकी बात करते हैं अपन। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पितामह और एक नाम और जिसको आप जानते हैं घोड़े वाले बाबा। राजस्थान के इतिहास का पितामह या जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, और नाम अब सबके दिमाग में आ ही गया होगा, उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है 20 मार्च 1782 को।
इंग्लैंड के स्कॉटलैंड में इंग्लिस्टन नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। 1798 में भारत आते हैं। भारत आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करते हैं। उसके बाद ये राजस्थान आते हैं और राजस्थान में अपना भ्रमण करते हैं। घोड़े पर बैठकर जगह जगहों के इतिहास देखते हैं, जगह जगहों को इतिहास लिखते हैं। इस वजह से इनको घोड़े वाले बाबा की उपाधि या उपमा दी गई। चलिए बात करते हैं कई चीजें जो इनसे इंपॉर्टेंट है। पूरा वर्णन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार जो हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनके संदर्भ में छोटा सा वर्णन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इन्होंने सबसे पहले ये राजस्थान में कहाँ आए थे, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड जो है दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे। मांडलगढ़ कहाँ है वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मांडल और मांडलगढ़ ये दो अलग अलग तहसीलें हैं भीलवाड़ा जिले की, तो याद रखना मांडल और मांडलगढ़ अलग अलग है, ठीक है। तो मांडलगढ़ आए थे और यहाँ इन्होंने अपने अपना एक गुरु बनाया था और उस व्यक्ति का नाम था जैनयति ज्ञानचंद्र। जैनयति ज्ञानचंद्र, या जिसको कई किताबों में सिर्फ यति ज्ञानचंद्र भी नाम मिलता है। दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस व्यक्ति को अपना गुरु बनाते हैं, इससे शिक्षा लेते हैं और इन्हीं से शिक्षा लेकर राजस्थान के इतिहास को लिखना शुरू करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। 1818 से 1822 तक ये राजस्थान के अंदर रहते हैं, राजस्थान का भ्रमण करते हैं और 1822 में ये पुनः लौट जाते हैं। 1822 में लौट जाते हैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। दरअसल बात तो कुछ और थी इनके पीछे लौटने की, पर कहा जाता है कि बीमारी का तो सिर्फ इन्होंने बहाना बनाया था। दरअसल इनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको लगने लग गया था कि राजस्थान की जनता से मिलने लगा है या उनके संपर्क में आने से ऐसा ना हो कि हम ही से कल बगावत कर बैठे, इसलिए इनको बीमारी का बहाना बनवाकर भेजा गया। 1822 में वहां चले गए पर अपने राजस्थान को नहीं भूल सके। और राजस्थान को क्यों नहीं भूल सके? क्योंकि राजस्थान के लोगों में इतना लगाव है, इतना अपनापन है, इस वजह से राजस्थान के लोगों को नहीं भूल सके। और 1829 में वहां बैठे बैठे इनको राजस्थान की याद आती है, राजस्थान के ख्याल आते हैं, राजस्थान का इतिहास इनके दिमाग से निकलता नहीं है, राजस्थान की यादें इनको सोने नहीं देती है। तब इनके दिमाग में ख्याल आता है और ये एक पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम होता है मेरे दोस्तों एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इस पुस्तक के नाम में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग हो गया है, तो क्लियर सी बात है राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया होगा? आपका आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में किया? तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की भौगोलिक व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक और पुस्तक आती है जिस पुस्तक का नाम ये आपको याद रखना है, जिसको इसका सेकंड पार्ट भी कहते हैं, इसको इसका सेकंड पार्ट भी कहते हैं या दूसरा भाग भी कहते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और पुस्तक लिखते हैं जो इसका दूसरा भाग माना जाता है। ऐसा एक परीक्षा के अंदर पूछा था कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज का दूसरा भाग कौन सा है, तो ये इसका आंसर है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1832 में। कब प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्तों? 1832 में। अच्छा एक बात ये और ध्यान रखना, ये जो इन्होंने लिखी थी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज की, इसका संपादक या इसका प्रकाशक करने वाले का नाम पूछ ले कभी तो याद रखना। इसका संपादक का काम करने वाला था, इसका नाम था विलियम क्रुक। विलियम क्रुक। चलिए ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी और इसी में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, ठीक है। एक पुस्तक और है जो इनकी पत्नी ने लिखी थी, इसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसका नाम है द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक।
ये अलग है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उनकी एक पत्नी ने लिखी थी जिनका नाम था द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका नाम था क्लेटबर्ग। कभी पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या था, तो क्लेटबर्ग नाम था। 1835 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट जो इतिहास मिलता है हमें वो इन्हीं की पुस्तकों से मिलता है। इनकी जो पुस्तकें हैं दोनों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनका हिंदी अनुवाद करता है हमारे ही राजस्थान का एक आदमी जिसका नाम है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हीं पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनका गांव का नाम है रोहेड़ा, और इनके गांव का नाम रोहेड़ा पड़ता है सिरोही जिले में। कौन सा जिले में, सिरोही जिले में। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सिर्फ मैं बता देता हूं आपको कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा किसके सहायक थे या किसके अधीन काम करते थे, तो ध्यान रखना श्यामल दास, जो कवि श्यामल दास है ना, उनके असिस्टेंट थे। इनके असिस्ट में काम करते थे कवि श्यामल दास के। चलिए इसके अलावा आगे की बात करते हैं। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है, और उस समय देश के अंदर नहीं, राज्य की बात करते हैं। राज्य के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। अब देश की स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे देश के एकीकरण की बढ़ता गया, एकीकरण करना पड़ा, वैसे वैसे कई चुनौतियां सामने आती गई। ठीक है, तो उसी एकीकरण के संबंध में बात करते हैं हम। एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण, तारीख थी 30 मार्च 1949, और इसी तारीख पर, इसी दिनांक पर हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा संघ तैयार होता है, जिसको राजस्थान संघ कहा जाता है या बृहद राजस्थान भी कहा जाता है। तो इस दिन क्या होता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण होता है, और चौथे चरण में ही राजधानी घोषित की जाती है। राजधानी किसको घोषित करते हैं, जयपुर को। और जयपुर को राजधानी किसकी सिफारिश पे बनाया, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है। अब ऐसा कोई भी क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र है, ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसकी सीमा हो, क्षेत्रफल हो, और जिसकी राजधानी घोषित की जा चुकी हो, उसे हम राज्य का दर्जा देते हैं। तो राज्य का दर्जा दिया गया, और यहीं पर नाम आता है राजस्थान। ठीक है, तो एकीकरण में तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछ ले एकीकरण में मुख्य रूप से राजस्थान शब्द का कब प्रयोग हुआ, तो चौथे चरण में। क्यों चौथा चरण क्यों महत्वपूर्ण है? आज हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, हर वर्ष 30 मार्च को ही मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि राजस्थान का 80% से अधिक एकीकरण इस समय हो चुका था और राजधानी घोषित की जा चुकी थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी आप अच्छे से जानते हो उस दिन क्या हुआ था। 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है, और संविधान में भी हमें राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। और राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। तो आपसे पूछ सकता है वो कभी भी कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है। राजस्थान दिवस एकीकरण के दौरान हुआ और राजस्थान स्थापना दिवस एकीकरण पूर्ण होने के बाद हुआ। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होता है राजस्थान का नामकरण, ये पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। इसके आगे की चर्चाएं करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
ये चैनल आपके लिए राजस्थान पुलिस और हाईकोर्ट भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जियोग्राफी को लेकर आप जियोग्राफी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं जियोग्राफी, तब तक इससे बाहर कहीं से कोई सी परीक्षा में आने की संभावना नहीं रहती है। मुख्य रूप से राजस्थान पुलिस और हाईकोर्ट। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।